लगी। अगले ही पल आसमान से सफेद कागज के नोट उड़ने लगे जैसे बर्फबारी हो रही हो। दूर काले जंगल के अंत में अचानक दो सफेद लालटेन जल उठी। वे हवा में झूलती हुई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वे करीब आईं, घने कोहरे के बीच से एक सफेद पालकी दिखाई देने लगी। मेरा दिल धड़क उठा। मुझे लगा कि अभी जो धुआं आसमान में गया था शायद उसी ने हु परिवार को खबर पहुंचा दी है और यह उनकी मदद के लिए आई पालकी है। मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मैं कुछ ही कदम चला था कि पालकी के दूसरी तरफ के अंधेरे से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम कहाँ हो? बाहर आओ और पालकी में बैठ जाओ, दादी तुम्हें घर छोड़ देगी। यह आवाज हवा के साथ मेरे कानों तक पहुंची और मैं तुरंत पहचान गया कि यह उसी पागल बूढ़ी औरत की आवाज थी। वह बोलते बोलते मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने चमकते हुए लाल कपड़े को कसकर पकड़ लिया और एक अब्र के पत्थर के पीछे छिप गया। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी जले बालों की गंध सूंघ चुकी थी और उसी गंध का पीछा करते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। आखिरकार उसके काले कपड़े वाले जूते मेरे छिपने की जगह के ठीक सामने आकर रुक गए। वह डरावनी आवाज में बोली, छिप जा, देखती हूँ कब तक छिपेगा। फिर वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और हवा सूंघती हुई मेरे बेहद करीब आ गई। कुछ पल ऐसे ही बीते। फिर उसने ठंडी आवाज में नाक से फुंकार भरी, मुड़ी और वहां से चली गई। जब उसकी परछाई पूरी तरह गायब हो गई तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। मुझे गांव के मुखिया दादा की बात याद आई। मैं उस धुंधली पहाड़ी पगडंडी पर आगे बढ़ता गया। आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मुझे वह विशाल पेड़ मिल गया जिसके बारे में दादा ने बताया था। पेड़ के पीछे खोजने पर मुझे एक पत्थर की शिला दिखाई दी जिस पर हु परिवार के पूर्वजों का नाम खुदा हुआ था। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। पत्थर की उस शिला के सामने मैं घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से लाल कपड़ा उठाकर 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। अगले ही पल अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। सूखे पत्ते हवा में उड़कर मेरे चारों ओर घूमने लगे। तभी मेरे पीछे एक महिला की आवाज सुनाई दी, हम तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहे थे, तुम आ गए हो, मेरे साथ चलो। मैं तुरंत खड़ा हुआ और सम्मान से झुकर उसे प्रणाम किया। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम दौर है, मैं हूँ परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, मैं खास तुम्हें लेने आई हूँ। आगे चलकर हम एक ही परिवार के सदस्य बन जाएंगे, इसलिए इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली और उसका धन्यवाद किया, लेकिन उसने हाथ हिलाकर कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, हमारी दूसरी राजकुमारी को देना। उसी ने जिद की थी कि मैं तुम्हें लेने आऊं, नहीं तो मुझे आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह मुस्कुराई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, लिंगर कौन है? वह हंसकर बोली, लिंगर वही है जिसे तुम छोटी लोमड़ी कहते हो, हमारे परिवार की सबसे प्यारी बेटी। जब तुम्हारी शादी की रात होगी तब तुम उसे देख लोगे। यह सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सचमुच वह छोटी लोमड़ी ही थी। जैसे ही उसने शादी की बात की मेरा चेहरा लाल हो गया। यह देखकर वह और ज्यादा खुश हो गई। उसने कहा, हमारे यहाँ नियम है कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सके। देखो तुम कितने बेचैन हो, चिंता मत करो, 6 साल तक तुम्हारे साथ रहने वाली हमारी राजकुमारी लिंगर ऐसी सुंदर लड़की है जिसे देखकर हजारों लड़के दीवाने हो जाते हैं। ये सुनकर मेरा चेहरा और भी लाल हो गया और मैं चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। आगे पूरे रास्ते हम दोनों ज्यादा नहीं बोले। काफी देर चलने के बाद अचानक सामने एक छोटा सा महल जैसा स्थान दिखाई दिया जो रोशनी से जगमगा रहा था। दरवाजे पर नौकर खड़े थे। मैं द्वार के पीछे पीछे अंदर जाने लगा। तभी मेरी नजर सामने वाली इमारत की दूसरी मंजिल पर गई। वहाँ खिड़की के पास कोई मुझे देख रहा था। ध्यान से देखने पर लगा कि वह लाल शादी के कपड़ों में एक लड़की थी जिसके सिर पर सुंदर मुकुट जैसा आभूषण था। वह चुपके से मुझे देख रही थी, लेकिन जैसे ही हमारी नजरें मिली वह शर्माकर तुरंत अपने चेहरे को आसीन से ढकर छिप गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या वह सचमुच छोटी लोमड़ी है? लेकिन मैं अपनी उत्सुकता दबाकर दौर के साथ अंदर चला गया। जैसे ही कमरे में पहुंचा मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तभी मेरी नजर एक बूढ़ी महिला पर पड़ी और मैं चौंक गया। ये वही दादी थी जो कई साल पहले मेरे घर अपनी पोती को ढूंढने आई थी। द्वार ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये हमारी माता जी हैं। मैंने तुरंत सम्मान से झुकर उन्हें प्रणाम किया। बूढ़ी महिला मुस्कुराई। उसके चेहरे पर दयालुता तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक ऐसा रौब था जिससे हर कोई सम्मान करने लगे। इसके बाद द्वार ने मुझे वहाँ बैठे बाकी लोगों से भी मिलवाया। जब हम सब बैठ गए तब बूढ़ी महिला बोली, द्वार बाहर जाओ और दरवाजे पर नजर रखो। लियू परिवार के लोग आस पास हैं, हम उनका स्वागत नहीं करते, उन्हें अंदर मत आने देना। भोज तैयार है, बाकी सब लोग जाकर बैठ जाएं। थोड़ी ही देर में कमरे में सिर्फ मैं और बूढ़ी महिला रह गए। तभी उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। जब तक तुम्हारी शादी पूरी नहीं हो जाती दुश्मन कभी भी बीच में रुकावट डाल सकता है। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए हम पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमारे परिवार के भी कुछ नियम है। शादी से पहले आने वाली मुश्किलों का सामना तुम्हें खुद करना होगा। क्या तुम ये समझते हो? मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी सिर हिलाकर बोला, मैं समझता हूँ। अगर इससे मेरे दादा की जान बच सकती है तो मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर बूढ़ी महिला के शरीर में हल्का सा कंपन हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा सचमुच जो व्यक्ति हु परिवार का दामाद बनने योग्य हो वह साधारण नहीं हो सका। मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद उन्होंने नौकरों को बुलाया। मुझे दूल्हे के कपड़े पहनाए गए, सिर पर शादी की टोपी रखी गई और लाल रंग का शानदार वस्त्र पहनाया गया। फिर मुझे एक लाल पालकी में बैठा दिया गया। पालकी अभी गली में कुछ ही दूर गई थी कि अचानक बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई दी, अरे यहाँ शादी हो रही है क्या? जैसे ही ये आवाज आई पालकी तुरंत रुक गई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। तभी बाहर खड़ी द्वार गुस्से से चिल्लाई, बकवास बंद कर। हु परिवार की सीमा में आकर बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी पता नहीं कहां से एक लाल सांप बिजली की तरह निकला और सीधा पालकी के अंदर घुस आया। उसने मेरी कलाई पर जोर से काट
काट लिया। दर्द से मैं जोर से चीख पड़ा। उसके बाद मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। मुझे बस इतना याद है कि हु परिवार के लोग मुझे संभाल कर एक बड़े हॉल में ले गए। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। चारों तरफ लाल रंग की शादी की सजावट ही और दीवारों पर शुभ चिन्ह लगे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बिस्तर था जिस पर लाल घूंघट ओढ़े एक दुल्हन बैठी हुई थी। तब मुझे समझ आया कि यह हमारा विवाह कक्ष है। मुझे अचानक अपनी कलाई का घाव याद आया। मैंने जल्दी से कपड़े हटाकर देखा। वहां सिर्फ 2 हल्के दांतों के निशान बचे थे और किसी ने पहले ही दवा लगा दी थी। उसी समय मुझे गांव के मुखिया दादा की याद आई। मैं सोचने लगा कि मेरी शादी तो हो रही है, लेकिन पता नहीं गांव में सांपों का हमला रुका या नहीं। मैं तुरंत बिस्तर से कूदकर बाहर जाने लगा। तभी दुल्हन की आवाज आई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने जल्दी से जवाब दिया, मुझे अपने गांव के मुखिया दादा के पास जाना है, पता नहीं वहाँ क्या हालत होगी। ये कहकर मैंने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला बाहर द्वार खड़ी दिखाई दी। उसने मुझे तुरंत रोक लिया और बोली, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम अभी इस कमरे से बाहर निकले तो हमारी लिंगर का क्या होगा? इतना कहकर उसने मुझे वापस कमरे में धक्का दे दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही कमरे के अंदर बैठी दुल्हन भी बोल उठी, अगर तुम आज रात चले गए तो मैं रो दूंगी। मैं पूरी तरह असहाय हो गया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मैं बस गांव जाकर दादा को देखना चाहता हूँ, मैं भाग नहीं रहा। लेकिन उसने कहा, तुम हु परिवार से बाहर जा ही नहीं सकते। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं दरवाजे तक गया और पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन वह बाहर से बंद था। मैं परेशान होकर सोच ही रहा था कि अब क्या करूं। तभी दुल्हन ने कहा, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मुझे बाहर निकलने का तरीका पता है। मैं यह सुनकर खुश हो गया, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं अभी नहीं, पहले तुम्हें मेरा घूंघट उठाना होगा। माँ ने कहा है कि यह काम सिर्फ दूल्हा ही करेगा। उसके बाद हमें शादी की रस्म के अनुसार साथ में शराब भी पीनी होगी। मैं बेचैन होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। समय बर्बाद करने का मौका नहीं था, इसलिए मैं जल्दी से उसके सामने पहुंचा और उसका घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह नाराज होकर बोली, हाथ से नहीं, वहाँ रखी हुई लकड़ी की छड़ी से उठाओ। मैं मन ही मन हैरान रह गया। मैंने सोचा ये लड़की कितनी नियमों वाली है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं मेज के पास गया, वह छड़ी उठाई और वापस उसके सामने आ गया। उसी समय मैंने देखा कि उसने अपने दोनों गोरे हाथों से अपने कपड़ों को कसकर पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे भी ज्यादा घबराई हुई है, लेकिन उस समय मेरे पास उसके बारे में सोचने का समय नहीं था। मैंने बिना देर किए छड़ी उठाई और उसके लाल घूंघट को एक ही झटके में ऊपर उठा दिया। तो दोस्तों, फिलहाल इस मैनहवा के सिर्फ इतने ही पार्ट्स रिलीज हुए हैं, इसलिए स्टोरी यहीं तक अवेलेबल है। जैसे ही इस